तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, जोरदार स्वागत करता हूं। रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस मतलब फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के अगले लेक्चर में। ये हमारे फास्फोरस के एलोट्रॉप्स का सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें हमने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस करा था हम लोगों ने व्हाइट फास्फोरस को बहुत अच्छे लेवल पर डेप्थ में। जहां तक जेई एडवांस ने कभी भी आज से 35-40 साल पहले भी अगर कोई क्वेश्चन उसने पूछ रखा हो, तो जो आपके नोट्स में हमने लास्ट क्लास करवाया है वो नीट के 30-35 सालों की हिस्ट्री या आईआईटी जेई एडवांस्ड या जेई मेन का 2002 से अब तक के सारे पेपर्स में कहीं भी किसी में ढूंढ लें तो सारे आपको उसी व्हाइट फास्फोरस के लेक्चर से मिलेंगे। यूजुअली लोग 8-10 साल 15 साल तक का पेपर करते हैं। अभी जो मैं ट्रेंड देखता हूं कि वो 15 ईयर्स तक का किसी का भी पेपर करते हैं, उससे ज्यादा वो पेपर में हाथ नहीं लगाते। बट बीइंग अ टीचर आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको कोई टीचर किसी सब्जेक्ट में 30-35 साल पुराना भी कोई क्वेश्चन करवा रहे हो तो आप समझिए हर लोगों के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं और हर लोगों का परफेक्शन लेवल भी अलग अलग होता है। जैसे मेरा ये मानना होता है कि हमेशा जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो मेरा ये मानना होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोटा से लेकर के पटना, दिल्ली, कानपुर जहां भी टीचिंग हब है उसमें 2-3 चैप्टर्स पर बहुत ज्यादा लोग फोकस करते हैं। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मेटलर्जी। और ये 4 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तकरीबन अगर आप बोल लो कि नीट के एस्पायरेंट्स 17-18 लाख हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर तो मिनिमम 10 लाख जरूर पढ़ रहे हैं, 50% से ज्यादा। अगर जेई के एस्पायरेंट्स 9 लाख, 8 लाख या 10 लाख मान लो तो 50%, 4 से 5 लाख तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर जरूर पढ़ रहे हैं। तो ये सारे पीटी, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो अभी पीछे के कुछ सालों में देखने को मिलता है, 5-7 सालों से, 7-8 ईयर्स से अगर आप पेपर को गौर से देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है वो है ब्लॉक से पूछे जाने वाले पार्ट। और यहीं पर लोग मात खाते हैं। इनऑर्गेनिक को समझते हैं कि इनऑर्गेनिक यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। भाई साहब, इनऑर्गेनिक सिर्फ यही नहीं है, ये भी इनऑर्गेनिक है, लेकिन यही सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं है। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिर्फ यही इनऑर्गेनिक नहीं है। इसकी ज्योमेट्री क्या है, सिर्फ यही इनऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक इसके बाहर ब्लॉक की दुनिया में जब जाते हैं तो एक एक लाइन अपने आप में एक एक लेक्चर हो जाता है। कभी कभी एनसीईआरटी में आप फास्फोरस को पी ब्लॉक में 12th में जाके पलटेंगे, आपको हार्डली एक पैरा में मिलेगा, इतनी सी लेंथ में, मतलब इतने से लेंथ में आपको एक पैरा में मिलेगा। काउंट करेंगे लाइन तो 20-22, 15-20 लाइन आसपास होगा हार्डली, बस इतने पे फास्फोरस कैलोट्रॉप्स। लेकिन आप अगर उसी तरीके से सल्फर पे जाएंगे तो सल्फर पे भी 15-20 लाइन बस मिलेंगे आपको। बट अगर आप 20-25-30 सालों के क्वेश्चंस को स्कैन करेंगे ना, उनके पूछने के तरीके को आप वॉच करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन ही उठा के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट्स को इलेबोरेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहीं एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है कि व्हाइट फास्फोरस एक वोलाटाइल सॉलिड है, लेकिन हमने मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करा कि व्हाइट फास्फोरस एक वोलाटाइल सॉलिड है और ये क्वेश्चन आ गया। लेकिन स्ट्रेट एनसीईआरटी ने लिखा है कि ब्लैक फास्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल, तो आईआईटी जेई एडवांस ने 2005 में पहली बार पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल, स्ट्रेट आ गया क्वेश्चन। नीट ने 2020 या 21 का पेपर देखेंगे तो उसमें स्ट्रेट उसने पूछ दिया कि अगर रेड फास्फोरस को एक सील ट्यूब में 803 केल्विन पे हिट करेंगे तो कौन सा फास्फोरस आएगा, कौन सा एलोट्रॉप आएगा उसका। तो ये स्ट्रेट एनसीईआरटी की लाइन थी। लेकिन हर बार एनसीईआरटी के स्ट्रेट लाइंस नहीं आते हैं। आप जेई मेन 2011 एग्जैक्ट 11, आज से 11-12 साल पहले एग्जैक्ट 2011 में आप सल्फर के एलोट्रॉप का एक प्यारा सा क्वेश्चन देखें, प्यारा सा क्वेश्चन है एलोट्रॉप, सल्फर के एलोट्रॉप पर पूछा हुआ, उसके किसी भी ऑप्शन को आप एनसीईआरटी के लाइन से मैच करें, मैच नहीं करेगा। लेकिन उसको पढ़ने के बाद अगर आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट का इलेबोरेशन करते हो तब वो क्वेश्चन बनेगा, बट वो दैट टू वाज नॉट सो इजी। तो आपको ये समझना है, इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी की जो वो 20 लाइंस होते हैं, वो 20 लाइन महज 20 लाइन नहीं होते हैं, वो हमारे 4-5, 3-4 लेक्चर होते हैं, 2-3 लेक्चर होते हैं।
और उस पार्ट पर हम लोग जोर थोड़ा ज्यादा देते हैं, जिस पार्ट को पूछ के मतलब ये कह सकते हो ना कि बच्चे जहां पर लगता है उनको कि इसमें ज्यादा मेरे लिए स्कोप नहीं, मतलब दिमाग में लगाऊं तो लगा नहीं पाऊंगा, लोग रट जाते हैं, तो वैसे चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर प्रेजेंट कर देता। क्लियर है? मेरी बातें शायद समझ में आ रही होंगी आपको, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। तो इनऑर्गेनिक को अच्छे लेवल पर करना है और ब्लॉक पर पूरा फोकस होना। वॉइस सही नहीं है, वॉइस क्या आवाज प्रॉब्लम हो रही है क्या? वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, बस मुझे एक मिनट दें। अब बताएं। ईस्ट और वेस्ट, मनु सर इज द बेस्ट। भाई साहब प्रणाम। अब बताइए, अब वॉइस सही है? मैंने चेंज किया माइक। अब बताइए, अब वॉइस सही है? आवाज अब सही है? अब सही है ना? अब तो नहीं ब्रेक हो रही है? ठीक है, मैंने माइक चेंज कर दिया, सही है सही है, गुड, यस सर। ठीक है, चलिए आइए। गुड गुड, थैंक यू। आइए। तो मेरी बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी जो मैंने बोला। चलो अब हम लोग बातें कर रहे हैं अब आज रेड फास्फोरस पर। पहले आ जाइए अच्छे से। रेड फास्फोरस, हमने आपको पिछले दिन बताया कि तीन फास्फोरस इंपॉर्टेंट है अपने लिए, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ये तीन फास्फोरस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर रेड फास्फोरस की बातें मैं करूं तो ये पहले आएगा कैसे, फिर स्ट्रक्चर, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर जो जो भी सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सर आईआईटी जैम के लिए पढ़ना है, ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल है क्या? जैम के लिए तो स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है इस तरह से, लेकिन हाँ ऑनलाइन वाले लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इस पर जा करके क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पे जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आ जाइए। तो रेड फास्फोरस का सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखोगे P4 होल N, मींस पॉलीमेरिक चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल यूनिट्स। अच्छे से देखते जाएंगे कहां से ये आया, धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं अपन। हमने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाइट से भी हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टार्ट किया था, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 होल N, होल N मतलब बहुत सारा, पॉली, बहुत सारे P4 आके मर्ज हो रहे हैं, मर पॉलीमर, तो बहुत सारे P4 आकर के आपस में मर्ज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉलीमेरिक चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स। चेन में है ये, मतलब क्या है, आप इसको ऐसे बोल लो, P4 ये चेन में ऐसे फैलते जाएगा, इस तरह से ये चेन में। अब आपने P4 का पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर, तो सर ये आया कैसे चेन में? एक बॉन्ड यहां से खुल गया है, सही है, यहां से अपना एक बॉन्ड ओपन हो गया, कौन वाला, व्हाइट फास्फोरस का ये वाला बॉन्ड, ये जो यहां बॉन्ड था व्हाइट फास्फोरस में था, यही बॉन्ड ओपन हो गया। क्यों हुआ अब आपको समझ में आ जाएगा जब मैं प्रिपरेशन पे जाऊंगा। तो व्हाइट फास्फोरस का
P4 फॉर्मूला होता है, उसी का ये चेन पॉलीमर है, ये चेन में फैलते चले जाएगा। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट मैं बात करूं, यहां पर ये वाला बॉन्ड एंगल अभी भी 60 डिग्री है, जो व्हाइट फास्फोरस में भी था 60 डिग्री है, ये वाला भी। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड एंगल है अब ये बड़ा हो गया है, ये 101 है, 101। तो इसमें दो तरीके के बॉन्ड एंगल हैं, एक 60 वाला और एक 101 वाला। सर ऐसा हुआ क्योंकि ये इस फॉर्म में आया, तो इसको समझना जरूरी है। एक्चुअली व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव था और व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस था, और उसकी रिएक्टिविटी की वजह थी उसका एंगल स्ट्रेन, एंगल में तनाव। sp3 हाइब्रिडेशन होने के बावजूद वो 60 डिग्री पर दबा हुआ था, इसलिए एंगल में तनाव था, स्ट्रेन था। स्ट्रेन फ्री होने के लिए, करने के लिए व्हाइट फास्फोरस को हम रेड में कन्वर्ट करते हैं, जब हीट करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट होता है। आइए पॉइंट को समझा जाए ध्यान से। सेकंड, अगले पेज पर आता हूं। एक्चुअली व्हाइट फास्फोरस, ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है हमारा, ये टेट्राहेड्रल है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है लोग, पिछले लेक्चर में खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था हमने। ये 60 डिग्री एंगल था और हमने बोला कि ये sp3 हाइब्रिडेशन था, जहां पर हमने एक्सपेक्टेड एंगल थीटा, एक्सपेक्टेड जो उम्मीद किया था दोस्त वो था 109, बट अवेलेबल था 60 डिग्री। इसीलिए इस वजह से यहां पर एंगल स्ट्रेन आया, और एंगल स्ट्रेन के कारण जो इसमें प्रॉपर्टीज आए, 3-4 प्रॉपर्टीज, वो क्या क्या था, जैसे ये रिएक्टिव भी था, ये हमने ये बताया था, क्या पॉइजनस भी था ये, और इसका सेल्फ इग्निशन था। जल्दी से आप बता दें एक बार, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था बिना नोट्स पलटे, सेल्फ इग्निशन को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, तेजी से। हमने पढ़ाया था पिछले दिन एक स्पेशल टर्म आपको, देखो सबसे पहले कौन जवाब देता है, किसी को याद है या नहीं। क्या बात है देवेश, शानदार, अरे अपना देवेश तो एकदम पायरोफोरिक, वेरी गुड। सेल्फ इग्निशन, पायरोफोरिक प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से ये सब चीजें थी कि वो बड़े आराम से ऑक्सीजन में, एयर में जलना स्टार्ट करता था, पायरोफोरिक बोलते हैं इसे। वेरी गुड देवेश, ठीक है। तो आ जाओ, अब व्हाइट फास्फोरस में ही इसके अगर एंगल स्ट्रेन को खत्म कर दो तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर इसका एंगल स्ट्रेन, तो एंगल स्ट्रेन खत्म करने के लिए बस इसको गर्म करना शुरू करो, कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, या तो ये वाला या वो वाला, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये अपने आप कन्वर्ट होने लगेगा एक नए तरह के फास्फोरस के फॉर्म में। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, और थोड़ा सा, हाँ ठीक है, और इसको, सॉरी, ये वाले पार्ट को हल्का सा इधर और हल्का सा छोटा, नहीं मन्नू सर पर जी जा रहा है, हाँ ठीक। चलिए, तो हमने क्या बोला, इसके एंगल स्ट्रेन को खत्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। अगर हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो अपने आप ये एंगल फैलने लगेगा। आराम से सोचिए, तो फैल के आप सोच रहे होंगे कि सर 120 हो जाएगा, पर दोस्त आपको समझना पड़ेगा ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बीच वाला, ये एक प्लेन में नहीं है, ये तीनों, समझ रहे हो ना ये कैसे है। अगर ये दोनों एक प्लेन में है तो ये उठा हुआ, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन था ना ये। टेट्राहेड्रल में हमने क्या किया, ये एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो ये जो आपको बीच में दिख रहा है इन दोनों के बीच में, वो आगे है, प्लेन पर नहीं है, इसलिए 120 ये नहीं कि सर ये हटा दो तो 120 हो जाएगा। क्लियर है, पहला पॉइंट। तो ये वाला जो है वो सेम, बीच वाला जो है वो सेम पर नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब अगला पॉइंट। अब क्या है कि जब आप इसका चेन बनाते हैं, ठीक से देख ले,
जब ये चेन में कन्वर्ट होगा इस तरह से, तो चेन के कारण अब ये स्ट्रेच होगा, चेन के कारण ये स्ट्रेच होगा, फैलेगा ऐसे। तो जब फैलेगा तो ये एंगल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए भी आप 109 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? मैंने क्या बोला, 109 जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप 109 क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर के दोनों तरफ खुल जाएगा, दोनों तरफ ये बॉन्ड बनाने लगेगा। तो आप अगर 109 अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो 109 अचीव नहीं किया जा सकता, आप वो नहीं ला सकते हो। क्यों नहीं ला सकते हो लोग? क्योंकि ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जब मर्ज होंगे तो ये आपस में स्ट्रेच हो रहा है, और जब स्ट्रेच होगा तो क्या बोलते हो, ये स्ट्रेच होगा तो ये दबेगा, मतलब ये उस लेवल पर 109 लेवल पर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए जो इसका बॉन्ड एंगल अल्टीमेटली रह गया, पिछले पेज में हमने मेंशन किया है, वो है 60 एंड 101। 60 ये वाला ऊपर वाला और ये वाला 101। क्लियर हो गई होगी ये चीजें कि क्यों 109 पर नहीं पहुंच पाया, और 120 बोलना तो बेवकूफी है। क्या मेरी बातें ये क्लियर हो गई, ये दोनों पॉइंट कि 109 क्यों नहीं पहुंचा और 120 बोलना क्यों बेवकूफी है? दोनों बातें क्लियर हुई या कोई और पूछना इसमें, जल्दी बताओ। पहला ही जवाब आया अभिषेक कुमार का, नहीं सर। बाकी लोगों का जवाब देख लूं। जी, देवेश सर का समझ में आ गया, देवेश को क्लियर सर। क्लियर सर, क्लियर है सर, गुड। एक बार फिर से बता दीजिए सर, अंकित ने लिखा है। ठीक है, चलो एक बार और बताऊं, और कोई बोल लो। क्लियर, क्लियर, बहुत लोगों का क्लियर है, ठीक है। एक दो लोगों ने लिखा फिर से, चलो एक बार और फिर से बताता हूं। मैंने बोला चला आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, फिर से देख लेते हैं। तो दर्शकों की मांग पर, विशेष मांग पर प्रस्तुत है एक बार फिर से कि क्यों रेड फास्फोरस में एंगल 109 या 120 नहीं बोलना चाहिए। चलो आ जाओ। तो ऐसा है लोग, ये पहले फील करना पड़ेगा कि ये टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल हर चीज दुनिया में प्लेन नहीं होता है ना, ये टेट्राहेड्रल है। मतलब एक एटम यहां है, दूसरा एटम यहां है, तीसरा एटम यहां है और चौथा एटम यहां है। तो हमने जो ये बनाया है, ये दो और ये तीसरा, या ये दो और ये तीसरा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दो अगर एक प्लेन में है ऐसे, तो तीसरा ऐसे है, आगे है। ये प्लेन में नहीं है, नहीं, ये दो अगर प्लेन में है तो तीसरा इधर है। तो इसलिए पहले तो ये क्लियर समझ जाइए कि अगर ये टूटा तो ऐसा नहीं कि 60 + 60 120 कर दिया, क्योंकि क्लियर हो गया पहले। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना है, तो 120 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला, 109 होना चाहिए था sp3 के अकॉर्डिंग। बट पॉइंट क्या है, जब ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, कौन वाला, ये वाला, अब बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो ब्रेक किया तो ये दूसरा p4 आ गया ना। तो ढेर सारे p4 जब आएंगे तो मॉलिक्यूल के बीच आपस में रिपल्सन होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर रहेगा। तो दूर जाने का मतलब क्या है, जब इसको दूर ले जाओगे तो स्ट्रेच होगा, खींचेगा, तो खींचेगा तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ थोड़ा आएगा ना बेटा। इसीलिए कुल मिलाकर के इसका एंगल 109 भी नहीं है। अब उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ गई हो। अब आ जाओ, इसको बनाने का तरीका क्या है, क्या करते हैं। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, या कह सकते हो कि एनर्जी देनी होगी। गुड। तो इसको आप कई दिनों तक इनर्ट एटमॉस्फेयर में गर्म करेंगे, तब ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा। एलोट्रॉप्स में डेटा ही सब कुछ है, ध्यान रखें। एलोट्रॉप में डेटा पर चीजें पूछी जाती है। टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, इग्निशन टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर डिकम्पोजिशन मींस कन्वर्जन टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, क्योंकि एलोट्रॉप के माई बाप टेम्परेचर और प्रेशर ही होते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा, हमने पिछले दिन एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि एलोट्रॉप्स आपस में स्विच होते हैं, तीन ही तरीके ही हैं, टेम्परेचर वेरिएशन से, प्रेशर वेरिएशन से, या कंबाइंड इफेक्ट भी कह लो, और तीसरा इरेडिएशन इफेक्ट के थ्रू, तीसरा इरेडिएशन इफेक्ट के थ्रू। तो हमने ये आपको क्लियर किया हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। इरेडिएशन इफेक्ट मतलब सिर्फ लाइट पड़ने से भी एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कभी कभी स्विच करता है। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन और ओजोन के।
तो एनीवेज इसलिए टेम्परेचर याद रखना हो, हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस। अब कहानी क्या है, व्हाइट फास्फोरस तो ऐसे ही जलता है, व्हाइट फास्फोरस तो ऐसे ही जलता है जैसे प्यार करने वालों से दुनिया वाले जलते हैं, तो सेल्फ इग्निशन में ऑलरेडी जाता है। अब वैसी चीजों को आप गर्म करेंगे, ले लोटा, सब कुछ जल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो आप व्हाइट फास्फोरस को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हैं, ऐसे एयर में देके गर्म नहीं कर सकते, वो ऐसे ही जलने लगता। इसीलिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखना पड़ेगा। मतलब जिस चैम्बर में आप हीट करेंगे ना, उसमें इनर्ट गैस रखना पड़ेगा ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करे और जले नहीं। क्लियर हो गया? तो हमने क्या बोला, हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर। ये बड़ी अच्छी लाइन है। इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब इनर्ट गैस थोड़ा सा आपको वहां रखना पड़ेगा, उसका प्रेजेंस। इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए आर्गन और क्रिप्टन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखें, क्या मतलब हुआ सर? जी हां, अच्छे से समझे। सामान्य तौर पर इनर्ट एटमॉस्फेयर कहीं पर अगर आपको क्रिएट करना हो तो आर्गन और क्रिप्टन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सर आपने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें एयर में नहीं की जा सकती है, अगर आप एयर में करेंगे तो बवाल हो जाएगा, इसीलिए मतलब एयर से ही रिएक्शन कर जाएगा। बहुत सारे रिएक्शंस को ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो एयर से कंबाइन ना होने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, इनर्ट गैसेस का स्प्रे या इनर्ट गैस का इनर्ट नोबल, अभी एक ही समझो, उनके प्रेजेंस में वो काम करना पड़ता है। जैसे एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं और एग्जाम में पूछा हुआ एग्जाम दे रहा हूं। एग्जैक्टली जेई आईआईटी एडवांस्ड 2007 में एग्जैक्टली एक पैराग्राफ पूछा गया था, उसमें एक क्वेश्चन था, जब आप आयरन का आर्किटेक्चरल वेल्डिंग करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए आप आयरन का आर्किटेक्चरल वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग टर्म यूज किया हुआ था, ARC, तो उसमें इनर्ट गैस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उसके 4 ऑप्शन। तो कहानी क्या है, जब आयरन की वेल्डिंग करते हैं आप, तो वेल्डिंग में हीट हो रहा है, तो हीट होने के समय में आयरन ऑक्सीजन से तेजी से रिएक्ट करेगा और Fe2O3 बना लेगा, रस्ट जंग लग जाएगा। तो जिस जगह पर लोहे को आप ज्वाइंट करेंगे, वेल्ड करेंगे, उस जगह पर जंग लग जाएगा और आयरन वहां पे कमजोर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। अरे कौन है भाई, कृष्णानंद एम्स पब्लिकली आकर के ये गोलू का लिए जा रहा है, गोलू हमर रुपया कहिया देबही, हमर रुपया कहिया देबही, जहिया तू एम्स में भर्ती हो जबही। नाम लिखा है कृष्णानंद एम्स और आके यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना प्रॉब्लम रख रहा है, गोलू हमर रुपया कहिया देबही। गोलू तू भी लिख दे बेटा, जहिया तू एम्स में भर्ती हो जबही। अरे कृष्णा, अरे बेटा व्हाट्सएप कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भेज रहे थे क्या यार, तुम यहाँ पे भेज दियो डायरेक्टली यूट्यूब पे, क्यों बेचारे का सबके सामने लिए जा रहे हो? वो तुम्हारा लेना स्टार्ट कर देगा, ऐसा काम नहीं कर बेटा। चल आजा। तो हमने बोला आर्गन और क्रिप्टन के को इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब यहां पे भी एक कहानी है बेटा, क्यों सर आपने आर्गन और क्रिप्टन यूज किया? बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। सर आपने आर्गन या क्रिप्टन क्यों इस्तेमाल किया? बेटा कहानी है ना कि हीलियम और नियन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हाईली इनर्ट है, तो हो सकता है कि अगर आपने इसका इस्तेमाल कर दिया तो आपका रिएक्शन, आपका कन्वर्जन, आपका प्रोसेस रुक ही जाए, ये इतना ज्यादा इनर्ट है। ठीक है, ये इतना ज्यादा इनर्ट है कि आपका प्रोसेस रुक जाए, चांसेस इस बात के, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जेनॉन और रेडॉन की कहानी ये है कि ये भाई साहब खुद रिएक्टिव है, तो अगर इसको इस्तेमाल करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट मीट करोगे ना, तो ये खुद ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। आपको याद होगा जेनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी O2 से कंपेरेबल है, तो दे आर रिएक्टिव, दे आर स्लाइटली रिएक्टिव, तो ये खुद जो है रिएक्टिव है टुवर्ड्स ऑक्सीजन दोस्त।
इसीलिए हमें इन दोनों को अवॉइड करना पड़ता है। तो अपने पास इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इसीलिए ऑप्शन जो बचता है ना वो आर्गन और क्रिप्टन, इसी को हम इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट था। ये यूज करो तो रुक ही जाए कन्वर्जन, ये यूज करो तो ये खुद ही रिएक्शन कर जाए। तो पूछा गया था क्वेश्चन जेईई एडवांस 2007 का कि जब आप आयरन का आर्किटेक्चरल वेल्डिंग करते हैं तो क्यों आर्गन गैस का स्प्रे करते हैं। चलो वेल्डिंग करने के समय में वहां आर्गन स्प्रे करते हैं ताकि रस्ट नहीं है। अब पॉइंट आ जाओ यहां पे। तो इसको हीट किया 300 डिग्री सेल्सियस पर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर ताकि ऑक्सीजन से बर्निंग ना हो फॉर सेवरल डेज। ये एक पॉइंट है। बहुत दिनों में एक्चुअली 3 दिन होता, तो 3 दिन तक किसी चीज को गर्म करते रहना तो बहुत है ना। तो फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक लिखा जाता है, इसको गर्म किया जाता है। तब जाकर के ये बीच वाला पार्ट टूटेगा और टूटने के बाद इधर चारों तरफ आपका P4 आएगा। अब क्लियर हो गया। रेड फास्फोरस, इसी को हमने बोला रेड फास्फोरस या P4 होल N, ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गई चीजें। वैक्यूम में कोई रिएक्शन वगैरह नहीं कराया जाता और वैक्यूम इतनी इजी चीजें नहीं है बेटा हैरी, वैक्यूम इतनी इजी चीज नहीं है। वैक्यूम में कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह से नहीं कराया जाता। ठीक है, चलिए आज तो एक ऑप्शनल मेथड और मैं बता देता हूं। हालांकि ये ऑप्शनल मेथड पहले एनसीईआरटी में था, अगर आप जस्ट पीछे वाला एनसीईआरटी देखोगे तो ये ऑप्शनल मेथड था, बट अब ये एनसीईआरटी में नहीं है। आपके एनसीईआरटी से अब ये मेथड ही हटा हुआ है। अभी फिर अब नई एनसीईआरटी है, इसको मैंने नहीं देखा अभी जो आया जस्ट ये वाली ईयर की, उसको मैंने नहीं देखा इसलिए उसका नहीं आइडिया, उससे पहले वाले तक का आइडिया। तो आइए अब सेकेंड एक मेथड क्या है, दूसरा एक उपाय क्या है जल्दी करवाने के लिए। इसको हीट तो किया जाता है अप्रॉक्स उसी टेम्परेचर पर, लेकिन इस बार इनर्ट एटमॉस्फेयर की जगह पर उसकी बर्निंग को रोकने के लिए CO2 इस्तेमाल किया जाता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर हमने क्यों इस्तेमाल किया, जस्ट टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जल ना जाए एयर में, इसके लिए हमने इनर्ट यूज किया गैस। तो उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, CO2 से, क्योंकि CO2 उसको बर्न करने नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है। तो CO2 बर्न करने नहीं देगा, तो CO2 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो इसको देखो गर्म किया गया 240 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट है। 240 एक्चुअली इसका इग्निशन टेम्परेचर है, किसका, रेड फास्फोरस का। 240 पे इसको गर्म किया गया इन CO2 एटमॉस्फेयर, क्या लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। और कन्वर्जन को फास्ट करने के लिए इसमें आयोडीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, पहले यह पूछा भी जाता था आयोडीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं। तो आयोडीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। इंडियन हैकर ने पूछा सर याद करने का ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक याद करना ही नहीं होता, याद करोगे तो भूल जाओगे। कितनी चीजें याद करोगे, प्रैक्टिस करनी होती है, खूब सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। और आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं आपको उनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस लेने होते हैं, टेस्ट देने होते हैं। याद सारे फैक्ट्स नहीं हो सकते हैं, और यह भी पॉइंट है कि सब कुछ याद रखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो चीजों को बार बार रिपीट करने से, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो पुराने वाले लोगों को आइडिया होता है कि मैं एक चीज को कई बार पढ़ाता हूं, 2-3 बार पॉसिबिलिटी होती है तो मैं पढ़ा देता हूं। इससे क्या होता है ना, उनको चीजें जब स्लिप करने लगती है तो मैं फिर से दोबारा पढ़ा देता हूं और याद हो जाता हूं। ठीक है, आइए तो क्या किया हमने, काफी इंपॉर्टेंट, हमने लिखा उसी टेम्परेचर के आसपास हीट कर रहे हैं, इनर्ट गैस को रिप्लेस किया हमने CO2 एटमॉस्फेयर से और आयोडीन कैटलिस्ट। अब जाकर के ये कन्वर्जन बहुत फास्ट होता है। तो क्या बन गया, इस तरह से वही चीज बन गया। तो इसको मैं ऐसा करता हूं ना, एक ही चीज बना तो वहां पे क्यों लिखा जाए, इसको बीच में लिख देता हूं और
वही प्रोडक्ट है ना, तो चाहे वो काम करो कि ये काम करो, यही आएगा रेड फास्फोरस इस तरह से हमारा। तो रेड फास्फोरस का प्रिपरेशन मेथड, दो मेथड है, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, हमने क्लियर बोल दिया, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है पॉइंट? कोई बात नहीं है बेटा, अगर भूल जाते हो तो कोई बात नहीं है यार, भूलोगे कोई दिक्कत नहीं है, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है, नहीं भूलो तो तुम आम आदमी हो ही नहीं, फिर लताम आदमी हो यार। भूलना तो बहुत जरूरी चीज है, क्यों नहीं भूलेंगे हम, इंसान है यार, भूलेंगे ही भूलेंगे। मैं भूलता हूं तो आप क्या, मैं भी तो भूलता हूं, इनऑर्गेनिक, जिस इनऑर्गेनिक को दिन रात पढ़ाता हूं। तो इसका उपाय क्या होता है? जो यूजफुल चीजें होती है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, उसमें यही करना पड़ता है कि उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, रिवीजन भी करना होता है। रिवीजन के लिए आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं रिवीजन जरूरी। चलो एक डाउट क्या पूछा है, मतलब सर इनर्ट गैसेस का यूज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज को स्लो करने के लिए करते हैं। नहीं नहीं, रेट ऑफ चेंज को जिज्ञासा स्लो करने के लिए नहीं, इनर्ट गैसेस का हमने इस्तेमाल किया बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए। जो हमने यहां पे ये लिया है CO2 एटमॉस्फेयर या इनर्ट गैस का एटमॉस्फेयर, ये जो इनर्ट एटमॉस्फेयर है ये हमने लिया है एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स, रोकता है बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस को जलने से रोकता है, इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। अदरवाइज क्या होगा, व्हाइट फास्फोरस एयर में बर्न कर जाएगा जब आप उसको गर्म करेंगे। तो दो मेथड हमने इस्तेमाल किया व्हाइट को रेड में कन्वर्ट करने के लिए। एक पहला क्या किया बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस पर कई दिनों तक, सेवरल डेज, इनर्ट एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में हीट किया, तो बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के पॉलीमेरिक चेन में फैल गया। और दूसरा काम हमने क्या किया, सेकंड क्या किया हमने, 240 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, टेम्परेचर ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा कम है, अभी भी जलेगा। तो बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए इस बार हमने CO2 इस्तेमाल किया, और CO2 इस्तेमाल करने से जो स्लो है। अच्छा, आप कहीं इस बात को कहना चाह रहे हैं कि नीचे वाले में, तो नीचे वाले में इनर्ट गैस नहीं, CO2 इस्तेमाल किया, हाँ, तो उसको फिर फास्ट करने के लिए हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। तो आपसे पूछा जाता है कैटलिस्ट पर फ्रीक्वेंट बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, 2-3-4 साल पे कभी ना कभी एक बार कैटलिस्ट का क्वेश्चन दिख जाता है। कभी पूछेगा, ये पूछा हुआ जिगलर नेटा कैटलिस्ट इसमें से किस कन्वर्जन में इस्तेमाल होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो कैटलिस्ट पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं 4-5 सालों पर, लोगों को आदत नहीं होती कैटलिस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखने का कि कौन से कैटलिस्ट का किस में इस्तेमाल होता है। तो व्हाइट फास्फोरस को रेड में कन्वर्ट करने के लिए किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, रेड आयोडीन कैटलिस्ट। चलो आ जाओ, तो हमने पहला कर दिया आपको प्रिपरेशन, तो व्हाइट फास्फोरस से अपन रेड फास्फोरस पर गए, हमने प्रिपरेशन कर दिया। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, आ जाओ प्रॉपर्टीज। किस फास्फोरस का, रेड फास्फोरस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस, पॉइंट वाइज डिस्कस कर ले। सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल अपीयरेंस, दिखता कैसा है, ऐसे पॉइंट बना। तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया फिजिकल अपीयरेंस, दिखता कैसा है। व्हाइट फास्फोरस दिखता था, याद होगा शायद आपको, वो वैक्सी सॉलिड, ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड, काफी सॉफ्ट। ये सॉफ्ट नहीं है, ये टच करने पर थोड़ा सा आपको टफनेस इसमें आएगा, मतलब मेटल को जैसे टच करते हैं ना तो थोड़ा टफनेस, तो उस तरीके का आएगा। और ये ब्रिटल सॉलिड है, तो इसका फिजिकल अपीयरेंस है रेड ब्रिटल सॉलिड। ब्रिटल भंगूर, जो टूटता है कोई चीज, ब्रिटल सॉलिड विथ मेटेलिक टच, इसका जो टच है वो मेटेलिक टच है, ठीक है, जैसे छूने में मेटल लगता है ना उस तरीके से। तो फिजिकल अपीयरेंस रेड ब्रिटल सॉलिड विथ मेटेलिक टच। अगला पॉइंट, अगर मैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में और बातें करूं, सॉलिबिलिटी,
जैसे व्हाइट फास्फोरस, अब पीछे वाला भी मैं रिपीट करूंगा, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले बोला, वो आपको खुद धीरे धीरे याद होते चले जाएगा। पीछे वाला भी मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ठीक से देख लो। सॉलिबिलिटी याद करें कि व्हाइट फास्फोरस की सॉलिबिलिटी के बारे में क्या पॉइंट था। व्हाइट फास्फोरस कहां कहां पे सॉल्युबल था, जल्दी से पॉइंट टाइप करें, जल्दी से टाइप करें। व्हाइट फास्फोरस कहां कहां सॉल्युबल था, हमने कराया था। जल्दी जल्दी कहां कहां पर सॉल्युबल था। गुड, अमन चौधरी, CS2 बेंजीन, soluble in CS2 बेंजीन, CS2 बेंजीन, CS2 बेंजीन, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग वेरी गुड। वाटर में इनसॉल्युबल और CS2 बेंजीन में सॉल्युबल, और स्टीम के कंटिन्यूअस फ्लो पर पार्शियली सॉल्युबल वो हुआ था। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोगों को याद है। तो सॉल्युबिलिटी रेड फास्फोरस ये उन सारी चीजों में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज CS2 बेंजीन वगैरह। क्लियर है, मतलब रेड फास्फोरस व्हाइट से अलग हो गया सॉल्युबिलिटी के भी मामले में। यहां पर क्या कहानी है, ये इनसॉल्युबल है वाटर में भी एज वेल एज CS2 बेंजीन में भी ये इनसॉल्युबल है। अब अगला पॉइंट आ जाइए, सॉल्युबिलिटी के बाद मैं बातें करूं। फिजिकल अपीयरेंसेस को भी कलर कर देता हूं। ठीक है, चलो सॉल्युबिलिटी के बाद बात करते हैं। रिएक्टिविटी, व्हाइट फास्फोरस काफी रिएक्टिव था, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी है, सारा पॉइंट डिस्कस करूंगा। व्हाइट फास्फोरस काफी रिएक्टिव था, पहले मेल्टिंग पॉइंट लिख दूं क्या, नहीं चलो पहले रिएक्टिविटी लिखता हूं। रिएक्टिविटी, व्हाइट फास्फोरस काफी रिएक्टिव था एंगल स्ट्रेन के कारण, यहां पर एंगल स्ट्रेन कम हो गया, तो दिस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। ये व्हाइट फास्फोरस से कम रिएक्टिव है, ध्यान से, क्योंकि ड्यू टू मिनिमाइजिंग ऑफ एंगल स्ट्रेन, चूंकि एंगल स्ट्रेन काफी मिनिमाइज कर दिया गया है, एंगल के बीच का जो तनाव था बॉन्ड एंगल में, इसीलिए अब रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से रिएक्टिव काफी कम हो गया, बहुत कम रिएक्टिव है। अगला पॉइंट, दिस इज नॉन पॉइजनस, अब ये पहले की तरह पॉइजनस भी नहीं है, क्लियर है, और अब पहले की तरह ये अपने आप जलता भी नहीं है, नो पायरोफोरिक प्रॉपर्टीज, नो सेल्फ इग्निशन। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, अब ये पहले के तरह, मतलब रिएक्टिविटी कम होने से सारे प्रॉपर्टी चेंज हो गए, अब ये काफी कम रिएक्टिव है, इसका अब सेल्फ इग्निशन भी नहीं होता, अब ये जलता भी नहीं है अपने आप। तो आप एयर में तो भूल ही जाए, सेल्फ इग्निशन मतलब ऑक्सीजन में भी नहीं होता, अगर आप इसको ऑक्सीजन में रख भी देंगे तो इसका सेल्फ इग्निशन नहीं होगा। आराम से सीखे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी कम हो गया। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि अब मैं रेड फास्फोरस की बर्निंग करूं, जो पॉलीमेरिक है, व्हाइट फास्फोरस का पॉलीमेरिक फॉर्म, तो आपको ऑक्सीजन में रख के इसको गर्म करना पड़ेगा उसी टेम्परेचर वैल्यू पे जिस टेम्परेचर वैल्यू पे आपने कन्वर्ट किया था व्हाइट को रेड से CO2 एटमॉस्फेयर में। इसीलिए हमने बोला था कि CO2 एटमॉस्फेयर जस्ट क्या कर रहा है, इसको बर्निंग को रोक दे रहा है, इसको बर्न नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो आपको याद रखना पड़ेगा, 240 डिग्री सेल्सियस, यही इसका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। यही इसका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो रेड फास्फोरस किस टेम्परेचर पर जलता है, 240 डिग्री सेल्सियस पर, काफी इंपॉर्टेंट इग्निशन टेम्परेचर वैल्यू, काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फास्फोरस किस टेम्परेचर पर जलता था, नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर का अराउंड वो जलना स्टार्ट हो जाता। फिर भी अगर बोला जाए तो अराउंड 40 के आसपास बोला जाता, लेकिन ठीक है ना, वो नॉर्मल आप बोलते हैं कि सेल्फ इग्निशन अपने आप जलता। लेकिन रेड फास्फोरस को, अब अगला पॉइंट, रिएक्ट करके ये भी P4O10 आएगा जैसे वहां आया था,
उसका P4O10 पॉइजनस था, ये वाला P4O10 नॉन पॉइजनस होता है, ये वाला फास्फोरस ही हमारा नॉन पॉइजनस है, खैर उससे मतलब नहीं है। और ये व्हाइट फ्यूम्स होता है, डीप व्हाइट फ्यूम्स होता है, आपको याद होगा ऐसे है वैसे P4O10 सॉलिड, लेकिन जब बर्न करेगा तो उस समय में वो वेपर के फॉर्म में आएगा। नॉर्मल जो P4O10 आप कंपाउंड बनाते हैं लेबोरेटरी में वो कैसा कंपाउंड है, सॉलिड है, लेकिन जिस समय में ये बर्न कर रहा होगा उस समय में वो फ्यूम्स धुआं बन के उड़ रहा होगा। पिछले लेक्चर में हमने फास्फोरस बॉम्ब के बारे में बताया था इसी वजह से, ठीक है। तो चलिए अब आपका ये भी क्लियर हो गया कि जो रेड फास्फोरस है उसका सेल्फ इग्निशन नहीं होता है, ये अपने आप जलता नहीं है, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर का वैल्यू है वो 240 डिग्री सेल्सियस है, उसके नीचे वो बर्न भी नहीं करेगा, काफी कम रिएक्टिव। अगर आप व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस को और व्हाइट फास्फोरस को समझें, एक साथ दोनों को देखना है, तो व्हाइट फास्फोरस को एयर में रख देंगे आप, कहां पे रखना है, एयर में, आराम से सुने। तो व्हाइट फास्फोरस दो पॉइंट है, एक तो एयर से स्लो बर्निंग, धीरे धीरे हल्का हल्का रिएक्शन करता है, और दूसरा पॉइंट है थोड़ा 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 रेड में भी वो कन्वर्ट होना शुरू होता है, क्योंकि व्हाइट को रेड में जाने के लिए क्या करना, बस गर्म करना, यही ना पॉइंट है। तो जो एटमॉस्फेरिक एनर्जी है उसके वजह से व्हाइट फास्फोरस बहुत धीमे धीमे टूटता भी है पैरेलल में रेड में, मतलब कन्वर्ट भी होता है रेड में, जिसके कारण व्हाइट फास्फोरस आपको उजला नहीं दिखेगा। जैसे आप फ्रेश व्हाइट फास्फोरस बनाएंगे ताजा फास्फोराइट का रिडक्शन करके, तो आपको ये पूरा एकदम जैसे ट्यूबलाइट जलता है ना उस तरीके से वो व्हाइट दिखेगा। बट यदि आप व्हाइट फास्फोरस को एयर में छोड़ देंगे तो वो डल हो जाएगा, और डल होके कैसा हो जाएगा, हल्का उसमें येलोइश रेड, मतलब येलोइश या रेडिश कह सकते हैं, टच आ जाएगा, कलर आ जाएगा। एग्जैक्टली समझते हैं, जो टीथ येलो होता है ना, येलोइश टीथ, बोलते हैं ना कि दांत गंदा हो गया, टीथ पीला हो गया, तो वो जो येलोनेस है ना उस तरह का वो डल हो जाता है कलर। कौन फास्फोरस, व्हाइट, कब, एयर में छोड़ने पर। और ऐसा क्यों होता है, दो वजहों से, एक तो उसका स्लो कंबशन है, P4O10 बनते रहता है साथ में, और दूसरा क्या पॉइंट हमने बोला कि उसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेड फास्फोरस में कन्वर्जन होता है। क्लियर है, ध्यान से देखें, हमने बोला व्हाइट फास्फोरस looks yellowish in air. This is due to its slow conversion, its conversion to red phosphorus in very less amount, काफी कम अमाउंट में, बहुत मामूली अमाउंट में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, थोड़ा 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 थोड़ा, इसलिए उसका कलर। और सेकंड रीजन तो हमने बता ही दिया कि वो P4O10 बना लेता, फॉर्म कर लेता है। तो व्हाइट फास्फोरस के बारे में, रेड फास्फोरस के बारे में ये सारी बातें हो रही थी, फिजिकल अपीयरेंस, सॉलिबिलिटी, रिएक्टिविटी, पॉइजन नॉन पॉइजन कैरेक्टर, सेल्फ इग्निशन नहीं होगा, आपको इसको गर्म करना पड़ेगा। अब ये काफी कम रिएक्टिव है, पहले से काफी कम रिएक्टिव है रेड फास्फोरस। यहां तक का कोई पॉइंट अगर आपके पास है तो आप डाउट पूछें, और अगर नहीं है तो एक बार अच्छे से मेरे को बताएं कि सब कुछ क्लियर है सभी लोगों का या नहीं, या कोई डाउट है तो पूछें। नहीं, कोई ग्लो नहीं होगा इसका, जब वो कंबशन में नहीं जा रहा तो ग्लो कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये डल रेड होता है, शाइनिंग रेड नहीं होता। सभी लोग यहां तक एक बार मुझे बताएं, अच्छे से समझ में आ गया या नहीं, सभी लोग।
वेरी गुड, वेरी गुड सर। व्हाइट सभी लोगों ने लिखा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। प्लेनर होगा क्या देवेश? बेटा प्लेनर कैसे हो सकता है, क्या बात कर रहे हो, प्लेनर होगा? क्या पूछ दिए ये बात यार, प्लेनर नहीं हो सकता ना, वो तो P4 का टेट्राहेड्रॉन यूनिट्स का पॉलीमर है। तो प्लेनर तो हमने पहले की लिख दिया कि वो टेट्राहेड्रॉन P4 यूनिट्स का प्लेनर है, पॉलीमर है। तो जब टेट्राहेड्रॉन यूनिट का पॉलीमर है तो वो प्लेनर नहीं हो सकता ना, वो प्लेनर नहीं है। ठीक है, यस सर अंडरस्टूड, यस सर, यस सर क्लियर है। डाउट है कोई तो लिखो। एक डाउट अभिमन्यु ने लिखा, सर व्हाइट फास्फोरस एयर में तो ऑक्सीजन भी होता है ना, तो वो जल जाएगा ना? वही तो मैंने बोला ना कि वो काफी स्लो रिएक्शन करता है एयर से, सॉरी नो रिएक्शन मतलब नो इग्निशन इन एयर या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में वो नॉर्मली बर्न नहीं करेगा, जब आप उसको जलाना चाहेंगे तो वो 240 के नीचे तो वो बर्न ही नहीं करेगा। मतलब कह सकते हैं रेड फास्फोरस कैन नॉट बी इग्नाइटेड बिलो 240 डिग्री सेल्सियस। ये लाइन है आपके एनसीईआरटी की। क्लियर हो गया अभिमन्यु? वो मैं लिख भी देता हूं। और कोई डाउट? सर वो CO2 एंड I2 कैटलिस्ट का यूज एक साथ करते हैं, वो पार्ट एक बार फिर से। ये तो कितनी बार बोला मैंने, मैंने बोला कि CO2 इसलिए हमने यूज किया कि बर्निंग को रोक सके, क्योंकि जब इनर्ट एटमॉस्फेयर इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ ज्यादा इनर्ट है, इसलिए हमें कई दिनों तक हीट करना पड़ता है। तो हम CO2 इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं CO2 से। ये उतना इनर्ट नहीं है लेकिन बर्निंग को ये भी रोकता है। अब सेकंड हमने क्या बोला कि जब ये बर्निंग को रोक रहा तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए साथ में हमने आयोडीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया है। बस यही पॉइंट है, ताकि जो चेंज है, कन्वर्जन है, ये फास्ट हो सके। तो आयोडीन कैटलिस्ट कन्वर्जन को तेज करने के लिए और CO2 का इस्तेमाल जिज्ञासा किस चीज के लिए? बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। क्या पूछा आपने पीयू? बीच में एक बॉन्ड बाकी होगा जो ब्लैक में टूटेगा। हां जी बिल्कुल, वेरी गुड। एक जगह मैंने देख लिया था सर, इसलिए कंफर्म हो रहा था। अच्छा देवेश ने लिखा, ठीक है गुड, ठीक है ठीक है। और कोई डाउट अदिति? सर व्हाइट फास्फोरस टू येलो ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से होता है ना? हाँ लेयर, हाँ लेयर कह सकते हैं। दोनों चीजें मिक्स है उसमें। व्हाइट जो पड़ा हुआ है ना एयर में, थोड़ा सा P4O10 भी बन गया और थोड़ा रेड फास्फोरस भी आ गया, इसलिए ओवर और येलो टच है उसमें। क्लियर है सभी लोगों का? आ जाओ। तो ये लाइन मैं लिख भी देता हूं जो मैंने बोला है कि रेड फास्फोरस कैन नॉट बी इग्नाइटेड, यहीं पे लिख देता हूं। देयरफॉर रेड फास्फोरस कैन नॉट बी इग्नाइटेड। इसको आप जला ही नहीं सकते हो बेटा बिलो 240 डिग्री सेल्सियस के नीचे, इसको आप इग्नाइट ही नहीं कर सकते हो। चलो आ जाओ, अगला अपन प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस पर बात कर रहे हैं, पेज नंबर 5। MPNBP, MPBP। व्हाइट फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी रेड फास्फोरस, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 860 केल्विन। 860 केल्विन, ध्यान से सुनेंगे। 860 केल्विन का मतलब है आप 860 में से 273 माइनस कर, ठीक है? तो पहले 260 माइनस कर लो तो 600 आ गया, एग्जैक्ट 600 आया। पहले कितना माइनस करना है? 260, हाँ तो 600 आ गया। और उसके बाद 13 और माइनस करो, 13 तो 587, सही है? मतलब इसको कह सकते हो 587 डिग्री सेल्सियस। अब एक अच्छी बात देखो, क्या ये जिस समय में मेल्ट होता है ना, उसी समय में बॉयल भी होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? जिस समय में ये मेल्ट होता है उसी समय में वो बॉयल भी होना शुरू हो जाता है। मतलब इसका मेल्टिंग और इसका इवेपोरेशन दोनों चालू रहता है साथ में। केमिकल भी कैसे कैसे होते हैं, आमतौर पर कोई चीज मेल्ट करने के बाद क्या होता है? बॉयल होता है। लेकिन इसका क्या है ना, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होने लगता है मेल्ट होने के साथ ही। मतलब जिस समय में ये मेल्ट हो रहा है उसी समय में वेपर काफी बन रहा है,
तो वेपर प्रेशर इफेक्टिव होने लगता, काफी वेपर प्रेशर बनने लगता। कोई भी चीज मेल्ट होने के बाद, चलो मैं मानता हूं आपको भी पता है कि वाटर जिस समय मेल्ट होता है तो उसका इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं होता। रेड फास्फोरस जब मेल्ट होना शुरू होता है तो उस समय बहुत तेजी से इवेपोरेट होने लगता। उसकी वजह क्या है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, नहीं बता पाते हैं लोग, और लोगों को यह भी नहीं पता होता। एक्चुअली फास्फोरस का कोई भी फॉर्म लिक्विफाई करोगे ना, कोई भी फॉर्म लिक्विफाई करोगे ना, तो वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट बड़ा बवाल कॉन्सेप्ट है, सीख ले भाई, सिर्फ यहीं पे पता चलेगा। हमने बोला एनी फॉर्म ऑफ फास्फोरस, एनी फॉर्म ऑफ फास्फोरस, आप फास्फोरस का कोई भी फॉर्म ले ले, चाहे व्हाइट, रेड, व्हाइट छोड़ दो, चलो रहने दो, व्हाइट, रेड, ब्लैक, वायलेट, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर आपने इसका मेल्टिंग किया, किसी तरीके से आपने इसका फ्यूजन किया, मेल्टिंग मतलब फ्यूजन, आपने इसको पिघला दिया, तो ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे P4। लिक्विड में आते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपका लंबा चेन था कि चौड़ा चेन था कि मोटा चेन था कि छोटा चेन था, डजेंट मैटर, सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विफाई होने के बाद? P4 में। और आपको P4 के बारे में तो पता है, 44 डिग्री सेल्सियस मात्र इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 282 डिग्री सेल्सियस इसका मात्र बॉइलिंग पॉइंट है। तो भाई साहब आपका ये मेल्ट करता है 587 पर, लेकिन मेल्ट होने के बाद वो टूट जाएगा P4 में, और P4 तो 587 पर बचेगा ही नहीं, ले लोटा, उड़ना शुरू। समझ में आ रही होंगी चीजें? तो यही पॉइंट है कि रेड फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट 860 है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच बोला जाता है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोला जाता, क्योंकि क्या है ना, ये जैसे ही मेल्टिंग शुरू होता है, मेल्टिंग के समय में ही P4 में आना भी शुरू और तेजी से इवेपोरेशन भी शुरू, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे पहले ही शुरू हो गया। इसके मेल्ट होने से पहले वो इफेक्टिवली वेपर में कन्वर्ट होने लगा, उसका वेपर प्रेशर हाई होने लगा। व्हाइट फास्फोरस का तो ऐसे ही वेपर प्रेशर काफी हाई होता है, मतलब अच्छा खासा होता है, हमने इसे वोलाटाइल सॉलिड के रूप में पढ़ रखा है। तो 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका बॉइलिंग होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट हम 860 केल्विन लिखते हैं इसको लिक्विड में लाने के लिए। कितनी बवाल बातें थी, क्या ये आपको अच्छे से समझ में आया कि फास्फोरस के किसी भी फॉर्म को जब आप लिक्विफाई करते हैं तो वो P4 में कन्वर्ट होता है, और P4 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को गौर से देखिए तो इसके मेल्टिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है। तो आपने क्या सीखा कि जब रेड फास्फोरस लिक्विड में आएगा तो उससे लिक्विड में आने के साथ ही वो इवेपोरेट भी हो रहा होगा। बहुत यूनिक फैक्ट है, बहुत यूनिक चीज, नहीं समझा पाएगा कोई दोस्त, ट्राई करके देख लो, पूरा गूगल, विकिपीडिया, किताबें या बहुत सारी चीजों को हमने खंगाला, तब जाके मेरा खुद का ये क्लियर हुआ कई सालों में, बहुत दिमाग लगा के। इसीलिए सारी चीजें मैं बोलता हूं यूट्यूब पे ये खुल्लम खुल्ला नहीं पढ़ाया जा सकता है, सब कुछ ऐसे ही बांट दें, अपने पास भी कुछ बचा बचा के रखें। सभी लोगों का क्लियर हो गया अच्छे से कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट का रेंज 4 से 600 है जबकि मेल्टिंग पॉइंट का रेंज 587 है। सभी लोग हाँ ना अच्छे से क्लियर करें। चलो देवेश कुमार, शानदार, गुड, थैंक यू। P4 बन जाएगा, ठीक है सर। खाना बनाने का टाइम कुकर का प्रेशर कितने के आसपास होता है? गूगल कर लो, इतनी छोटी छोटी चीजें के लिए हमको क्यों परेशान कर रहे हो भाई? और एग्जैक्टली मुझे पता है नहीं उसका कितने का होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक बार देख लो। ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सभी लोग बताएं। बहुत सारे लोग लाइव हैं, सभी लोग टाइप मारे। एक ने लिखा है सर रिपीट इट प्लीज। जिज्ञासा, स्टूडेंट क्या स्टडिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट हेल्प ऑफ मनु सर इज लाइक राइटिंग विथ अ पेन विदाउट इंक। ओ क्या बात, अरे थैंक यू। हाँ चलिए, देवेश ने एक चीज लिखा, ठीक है, एक बार कुछ लोगों ने लिखा, एक दो लोगों ने कि सर समझा दे। सर मतलब जैसा थोड़ा सा भी P4 बना वैसे ही वो
बॉयल होने वाला है। जी देवेश भैया, एग्जैक्टली जैसे हमने बोला कि रेड फास्फोरस चेन में फैला हुआ है, हमने व्हाइट को हीट करके रेड में कन्वर्ट किया हुआ, वो लंबा चेन है। हमने बोला आप इसको मेल्ट करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 860 केल्विन, 587 डिग्री सेल्सियस। अब हमने बोला कि इतने मेल्टिंग पॉइंट पर लेकिन कोई भी फास्फोरस अगर मेल्ट होता है, ठीक है, तो अरे यार ये क्या हो गया, हमने बोला कि कोई भी फास्फोरस अगर मेल्ट होता है, कोई भी फास्फोरस, तो मेल्ट या फ्यूजन के बाद वो P4 में, लिक्विड में P4 में आ जाता है। तो सारा P4 में आया। अब P4 के बारे में आपने पढ़ रखा है कि ये एक वोलाटाइल सॉलिड है, काफी ये वोलाटाइल होता है सॉलिड में ही। तो ये तो ऑलरेडी जब लिक्विड में है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो ऐसे ही लो है, किसका, P4 का। तो आपने देखा कि जब वो मेल्ट करेगा तो वो P4 बन जाएगा। हाँ, P4 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है, 300 के नीचे है, और हम वहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर कितना रखे हुए हैं, 587। तो जो 300 पर जो चीजें बॉयल हो जाती है P4, तो हम 587 मतलब मेल्ट होने के साथ उसी समय में बॉयल, इनफैक्ट पहले से बॉयल होने की तैयारी शुरू है। इसीलिए हमने लिखा 400 के आसपास जब टेम्परेचर जाएगा तो वो लिक्विड में गए बिना बॉयल हो गया, लिक्विड में गए बिना बॉयल हो गया, और कुछ लिक्विड में भी जा रहा है। तो एक साथ दो प्रोसेस है। इस रेंज को क्यों हमने लिखा, हमने एक पॉइंट ये लिखा कि लोअर टेम्परेचर जो वो इसलिए है कि वो सॉलिड से ही सीधे वेपर में पहुंच रहा, मतलब उसका सब्लिमेशन हो रहा। और ये वाला जो फॉर्म है वो किसके लिए है, 590 600 तक पहुंच भी नहीं पाता, 590 तक ही रहता, और ये 400 से थोड़ा ऊपर है, 416 420 ऐसे रहता। तो ये वाला क्यों लिखा, हमने लिखा कि जब ये 587 हुआ लिक्विड तो 600, देख रहे हो 590 होता है एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट बोलोगे ना बेटा ये 587 है ना, तो एग्जैक्ट ये 587 ही है एग्जैक्टली। क्लियर हुआ, मतलब वो लिक्विड में रह ही नहीं सकता है, रेड फास्फोरस को लिक्विड में रह ही नहीं सकते, एग्जैक्टली वो 587 ही है। जो 587 यहां पे है वो लिक्विड में रह ही नहीं सकता है। तो आप क्लियर कट लिखेंगे कोई भी फास्फोरस व्हाइट छोड़ के लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता है। क्लियर हो गया, क्योंकि सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, P4 में। तो यहां पे क्या लिखोगे, मैं लिख दे रहा हूं इस बात को, दैट इज none of except white phosphorus can exist in liquid form, can exist in liquid form। सीख ले दोस्त, अच्छे CSIR नेट GRF वाले किसी से ट्राई करके देख लेना, गायब रहता है लोगों को। केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक को वो ना रटने वाला सब्जेक्ट लोग बना देता है, इसीलिए उनको परेशानी होती है। क्लियर हो गया उम्मीद है सभी को कि इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर वही है, वही मैं इस तभी से समझा रहा था। तो सर P4 एग्जिस्ट कैसे करेगा, वो उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़िया जाएगा, भाग जाएगा, पलायन कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, बेवफा हो जाएगा। क्लियर हो गया मीर सर, ये रिएक्शन बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, मतलब बहुत फास्ट। ठीक है पीहू सर, सब्लिमेशन और इवेपोरेशन दोनों एक साथ हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली एकदम दोनों बहुत फास्ट हो रहा है। एग्जैक्टली पीहू ने और अच्छे से लिख दिया। देवेश ने लिखा क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू सर, गुड, थैंक यू, वेलकम। तनिष्का वत्स, क्या आपने लिखा है, तो P4 कभी यूज के लिए कैसे एग्जिस्ट करेगा, P4 तो कर ही रहा है ना सॉलिड में। तनिष्का P4 तो कर ही रहा ना सॉलिड में, तो P4 कर ही रहा। ठीक है चलिए, तो MPBP के बारे में बातें हो गई, बहुत अच्छा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो यहां तक मामला क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस में फिजिकल अपीयरेंस, सॉलिबिलिटी, रिएक्टिविटी, एयर से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, इग्निशन टेम्परेचर, व्हाइट फास्फोरस क्यों दिखता है येलोइश, ये वाली चीजें डिस्कस हुई है। MPBP ये अच्छा, पिछले दिन मैंने जो करवाया था उसमें एक क्वेश्चन था, उसको एक बार मैं यहां पे मैं दिखा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन जो हमने लिखा था। हाँ भाई, तू ऐसे ही बस दिखा रहा हूं, कुछ और नहीं। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस लेक्चर 1 ये था। यहां पे देखो लास्ट में जो हमने एक क्वेश्चन किया था JEE एडवांस्ड का,
ये वाला पार्ट अभी मैं बंद कर दूंगा। क्या है? अ ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड ए ऑन हिटिंग एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। भाई साहब अच्छे से क्या लिखा हमने? अ ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड ए ऑन हिटिंग एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये देख रहे हो, इज कन्वर्टेड टू इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म बी। याद आ गया? अभी हमने किया, इसलिए हमने बोला था अगले दिन जब आप करोगे अगले क्लास में रेड वाला तो आपको बन जाएगा। क्या है? वैक्सी सॉलिड ए व्हाइट फास्फोरस को हिट किया, इनर्ट एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया एलोट्रॉपिक फॉर्म बी में, रेड में कन्वर्ट हो गया, वही चीज है। अब आगे वाला तो हमने करवाया ही करवाया था। उम्मीद है अब बातें मेरी समझ में आ गई होंगी जो मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे आता हूं। तो सॉल्युबिलिटी डिस्कस हो गई, रिएक्टिविटी डिस्कस हो गई, स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया, एंगल डिस्कस हो गया, पॉइजन कैरेक्टर डिस्कस हो गया। अब कुछ तो और बच नहीं रहा है रेड में पढ़ने को, तो मुझे ब्लैक की तरफ मूव करना चाहिए तुरंत। मुझे नहीं लग रहा कि अब कुछ बच रहा है। और क्या बच रहा है? कोई ऐसा प्रॉपर्टी याद कर लो जो उसमें किया है और इसमें नहीं किया है रिलेटिवली। तो यहीं पे मैं देख लेता हूं ना। ये स्ट्रक्चर हो ही गया है, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली ये भी वहां लिखाएगा, ये भी नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब नेचुरल एबंडेंस इसका भी नहीं हो सकता है। चलो ये भी पॉइंट लिख देता हूं यहां पे। नो नेचुरल एग्जिस्टेंस एबंडेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्लियर है ना? नेचुरल तो नहीं होगा ना, कैसे? इसको तो बनाया जाएगा किससे? रेड फास्फोरस से, सॉरी व्हाइट से। व्हाइट से कैसे? 240 डिग्री सेल्सियस। चलो यार वही लिख दो ऐसे ही, 300 डिग्री सेल्सियस इनर्ट गैस। तो नेचुरल तो अबंडेंस नहीं है ना, तो ये रेड में चला गया। एक पॉइंट आया था दिमाग में भी, क्या? हाँ, स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल देन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मतलब बॉन्ड की मजबूती, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, मतलब इसको तोड़ना मुश्किल, तोड़ने में डिफिकल्टी। तो ऑब्वियस सी बात है किसका ज्यादा होगा बेटा, व्हाइट का या रेड का? व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा होगा रेड का। रिएक्टिविटी में कौन ज्यादा था? वाइल रिएक्टिविटी में कौन ज्यादा था? ये था व्हाइट ना, रेड से ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही वो पीछे वाला इसलिए हमने पलटा निकाल के कि अगर कोई पॉइंट मिस हो जाएगा कंपैरिजन में तो यहां से अपन देख लेंगे। और देख लो और कौन सा पॉइंट था, कैसे प्रिपेयर किया ये डिस्कस हो गया था। ठीक है, इसमें भी हो गया। स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसका भी हो गया, एमपीबीपी पर डिस्कशन हो गया, ये सब कुछ हो गया। रिएक्टिविटी ये क्लियर हो गया, बॉन्ड एंगल ये सब हो गया। और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता अपने आप, सेल्फ बर्निंग सेल्फ इग्निशन इसका नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। ये सारा पॉइंट हमने ले आया था, टोटल का टोटल पॉइंट आ गया और कुछ नहीं बचा था। तो इसका ग्लोइंग भी नहीं होगा। ये जो इल्यूमिनेंट है नेचर में व्हाइट फास्फोरस, जो इसका अपने आप ग्लो करता है, वो तो है भी नहीं इसमें। और सॉल्युबिलिटी भी डिस्कस हो गया अच्छे से। फास्फोरस बॉम्ब तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, स्टीम वाला कोई मैटर ही नहीं है इसमें, तो और इसमें कोई प्रॉपर्टी है नहीं। मतलब हमने व्हाइट इसका जो है सारा चीज डिस्कस कर दिया, किसका? रेड फास्फोरस का टोटल। इससे ज्यादा पॉइंट इसमें डिस्कस कर नहीं करना। ठीक है, तो रेड फास्फोरस हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक एंगल और है, उसको तोड़ के हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको ब्लैक में। कन्वर्जन ऑफ रेड फास्फोरस टू ब्लैक फॉर्म। ध्यान से आपने देखा अच्छे से कि रेड फास्फोरस में भी अभी भी एक एंगल 60 है। सॉरी,
आपने देखा कि अभी भी रेड फास्फोरस में एक एंगल है जहां पर थोड़ा सा तनाव है, स्ट्रेन है, और वो वाला एंगल है ये वाला 60 डिग्री। तो इसे और ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं, इस बॉन्ड को भी क्यों ना ब्रेक किया जाए। अगर हम इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर लें किसी भी तरीके से, जैसे कर सकते हैं, चाहे गर्म करके करें या जो भी करें, और एक्चुअली इसमें काफी हाई प्रेशर देना पड़ता है, बहुत हाई प्रेशर, वेरी लगाना होगा, काफी ज्यादा हाई प्रेशर और गर्म करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ये बॉन्ड भी टूटेगा। तो टूटने के बाद अब आप समझ रहे हैं हमारा जो नया फॉर्म आएगा वो क्या आएगा। ये P4 था, इधर भी P4 था, इधर भी P4 था, चेन में फैला हुआ। अब टूटेगा तो ऊपर और नीचे भी दोस्त खुलेगा। आप समझ पा रहे होंगे, ये एकदम फैलते जाएगा P4, मतलब चारों तरफ P4 आ जाएगा। अब ये प्लेनर नहीं होगा, ये थ्री डायमेंशनल होगा। अब जो ये फॉर्म होगा ये क्या होगा, ये थ्री डायमेंशनल होगा। अब ये प्लेनर बिल्कुल नहीं है, प्लेनर तो पहले भी नहीं था, ये थ्री डायमेंशनल, मतलब इसको आप कहोगे थ्री डायमेंशनल पॉलीमेरिक। पॉलीमर है लेकिन और ज्यादा पॉलीमेरिक है, थ्री डायमेंशनल पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो आप यहां पर P4 न बोल के, P4 होल एन न बोल के, मान लो P4 होल एन डैश बोला। जैसे आपने रेड में क्या बोला, P4 होल एन, यहां पे हमने क्या बोला आपको, P4 होल एन डैश। आप यहां पर बोलेंगे कि सर एन डैश जो है वो काफी ज्यादा है एन से, क्योंकि एन सिर्फ चेन पॉलीमर था, दिस इज P4 होल एन। लेकिन अब ये थ्री डायमेंशनल पॉलीमर हर तरफ खुलेगा, क्योंकि ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर गया। क्यों, रिएक्ट स्ट्रेन को और मिनिमाइज अपन कर सकते हैं, तो हमने ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये हर तरफ ओपन हो गया। हर तरफ जब ओपन हो गया तो थ्री डायमेंशनल पॉलीमेरिक फॉर्म हो गया, और एन डैश की वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा P4 यूनिट्स आ गए। क्लियर है। तो थ्री डी पॉलीमेरिक फॉर्म अभी हमने ऐसा देखा, ठीक है। थ्री डी को ना लिख करके अभी चलो, थ्री डी लिखोगे तो आगे कंफ्यूजन आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं अ, 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 क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम लोग, नेटवर्क पॉलीमेरिक फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। क्यों नहीं थ्री डी यूज किया मैं आगे बताऊंगा। तो नेटवर्क पॉलीमेरिक फॉर्म अभी हमने यूज किया, और आपको इतना क्लियर करना होगा कि एन डैश की वैल्यू एन से काफी ज्यादा होगी। ये जो नया वाला फास्फोरस है यही हमारा है ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो इस तरह से रेड फास्फोरस को हम ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, रेड फॉर्म ब्लैक में जाएगा कैसे, हमें इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, बट हीट टेम्परेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा प्रेशर। अगले क्लास में, आज मैं यहीं पे छोड़ देता हूं इस चीज को, क्योंकि आज रेड में काफी आप लोगों ने टाइम लिया है समझाने में। तो अगले क्लास में मैं कर देता हूं, उम्मीद था कि मैं आज कंप्लीट कर लूंगा बट नहीं कर पाया, और अगले दिन मैं क्वेश्चंस के साथ आऊंगा। वैसे भी क्वेश्चंस आज हो नहीं पाता इस लेक्चर में, तो नेक्स्ट पार्ट में विथ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लाए जाएंगे आपके सामने, फास्फोरस पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा, और ब्लैक फास्फोरस भी मैं अगले क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अगले क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना पे ही छोड़ता हूं, और उम्मीद करता हूं सभी लोग एक बार मुझे बता दें कि अच्छे से समझ में आया कि नहीं। जाने से पहले एक बार मुझे पहले क्लियर करें कि अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, सभी लोगों का, सभी लोग इस चीज को बताएं। और अगर अच्छे से आपका क्लियर होता है तो प्यारा सा आप कह सकते हैं कि आपको रेट करना चाहिए। रेटिंग और रिव्यूज आपको पुट करने चाहिए, डालने चाहिए। गुड, वेरी गुड। तो चलिए रेटिंग दीजिए, रिव्यू दीजिए, जाइए गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए और
अच्छी चीजें लिखिए, खराब चीजें लिखिए, जो मन करे लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर ताकि नए लोग आए। और यहाँ नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे। चलिए सभी लोग, थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, और लाइव आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे अगले क्लासेस का कंक्लूजन वाला। बिल्कुल सर, अभी क्लियर है, बट खुद से जब करते हैं देन कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता। कोई नहीं, फिर से क्लियर करेंगे हम लोग बैठ के। सर पहले वाला नोट्स है क्या? फिर से नोट्स बनाया है? नहीं, अगर है पहले वाला तो फिर से कोई जरूरी नहीं है बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, अगर पहले वाले नोट्स आपको हैं तो। ठीक है, तो चलिए, प्यारा सा रिव्यू लिखिए, प्यारा सा रेटिंग दीजिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन को। मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग यहां से आगे बढ़ाते हैं रेड फॉस्फोरस को। एक ही दिल है सर, कितना बार जीतेंगे? पुरुषोत्तम ने पूछा सर टेस्ट में एलोट्रॉप्स भी होगा? नहीं नहीं, आपके टेस्ट में नहीं होगा। आप भी तो देवेश जी का एक बार दिल जीतते हैं हमारा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले क्लास में बवाल सेशन के साथ, क्वेश्चंस आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।